रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फोर्सेस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म करनी है अपन को कूलम्ब्स लॉ की। तो वेक्टर फॉर्म में हमें कुछ नहीं है, 11th का बेसिक कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पर कोई भी चार्ज Q2 है, और मैंने एक ओरिजिन ले लिया है यहाँ पर। ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन हो गया एक्चुअल में, ठीक है। ये मेरा एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये वाई कह लो आप, एक जेड होगा जो यू, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने डिनोट कर रहा हूँ R1 से, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से देखा जाए तो वो हो जाएगा R2। तो ये इसके R1 और R2, ये इसके पोजीशन वेक्टर है। Q1 का कितना है, R1 है, Q2 का कितना है, R2 है। वैसे काफ़ी बोर हो गए बने, है ना, कब न्यूमेरिकल आएंगे, कब आएंगे करण अर्जुन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे तब मज़ा आएगा, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया है। अब मुझे पता है यदि मैं यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जॉइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो R1 की जो डायरेक्शन दी है ना मैंने, वो कुछ इस तरीके से है, और ये R2 है मेरा, ठीक है। अब आप इजीली मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, एक वेक्टर का ट्रायंगल लो, आपने पढ़ा है, A2B B2C, ठीक है, A2B B2C। तो फिर ये क्या हो जाएगा, A2C, ना कि C2A, है ना। ये तो होता है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर का। देखो A2B B2C, ये हो गया। अब जो क्लोजिंग साइड है वो मेरी, वो अपोजिट मैनर में हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जानी चाहिए थी C2A, क्लोज करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ये अपोजिट साइड में हो गया, A2C हो गया। A2B B2C, C2A होना चाहिए था लेकिन अपोजिट मैनर में कर दिया A2C। यही हमारा वेक्टर का, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, रूल लॉ, वही है ये। तो AC रिजल्टेंट हो गया इज इक्वल टू AB प्लस BC। इसी तरीके से ये हो गया आपका डायरेक्शन ये वाली, और ये डायरेक्शन हो गई ये वाली। यदि मुझे वेक्टर एडिशन लगाना है ट्रायंगल लॉ की तरह, ट्रायंगल लॉ की तरह, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये O हो गया, मान लीजिए ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। O टू A कौन है, R1, ठीक है। अब ये ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे लेके जाऊं, तो इसको ध्यान से देखना। यदि मैं इसको इस डायरेक्शन में कर दूं तो ये जो मेरा है इसको मैं कहता हूं, मान लो R, क्या कह दिया मैंने इसको, R कह दिया मैंने, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R। तो ये हो गया R, और मैंने प्लस लगा दिया, देखो R1 प्लस R। तो ये क्या होना चाहिए, देखो अपोजिट मैनर में, ना कि इस मैनर में, क्लोज नहीं कर रहा इसको, ठीक है। O2A A2B और B2O नहीं कर रहा, O2B कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू R2। ये तो वेक्टर एडिशन है, A2B B2C फिर A2C, ये देखो ये A2C। ऐसे ये O2A A2B फिर B2O ना होकर O2B, तो ये आ गया R2 डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से जब आप R निकालोगे तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 1। पहले कौन आएगा, फाइनल वाला 2, इनिशियल वाला 1, तो ये होता है आपका R2 1। तो अभी ये जो बना है ये R, ये R12 नहीं है, ये क्या है, R2 1, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर है, यही पोजीशन वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि ये ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो कूलम्ब्स लॉ को प्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट करना था वेक्टर की फॉर्म में। तो आप मुझे ये बताइए, Q2 पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लगेगा, केवल एक ही चार्ज प्रेजेंट है इसके अलावा, और वो कौन है, Q1। मान लीजिए दोनों क्या है, सेम चार्जेस है, मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस इन दोनों पर, मतलब कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रेपेल करेगा, ठीक है। ये Q2 को इसने रेपेल किया तो ये हो जाएगा F21, 2 पर किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो पहले क्या लिखूंगा, 2 किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो ये F21 हो गया, क्या हो गया, F21। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरीके से, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, R21, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, R21 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। क्या ये सही है, फोर्स है 2 पर 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, R21 है, ठीक है, का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है केवल, अभी इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब मैं इसकी बात ऐसा करूं, जब मैं इसकी बात ऐसी करूं, इसका मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ये हमारा फोर्स हो गया F21 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, हमें किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको थोड़ा सा वेक्टर का एक बेसिक फंडामेंटल और पता होना चाहिए कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर होता है वेक्टर और नीचे होता है उसका मैग्नीट्यूड। इस किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट वेक्टर के, किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट वेक्टर के, ठीक है। इसके पास क्या क्या है, वेक्टर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। भाई ये क्या आपका वेक्टर है, इस वेक्टर के पास क्या क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, डायरेक्शन, और ये क्या देता है, डायरेक्शन ही देता है। यूनिट क्या देता है, डायरेक्शन ही देता है, ठीक है। भाई ये जो ए वेक्टर है ये क्या होता है, इसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। नीचे जो है वो क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल डायरेक्शन। तो ये एक तरीके से केवल डायरेक्शन देती है। लेकिन मुझे किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है, ठीक है। यदि इस ए वेक्टर की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। ऑब्वियस सी बात है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉडुलस ए इंटू ए कैप, ये आपका होता है वेक्टर, ठीक है। अब यदि इसको मैं बात करूं, इसको मुझे इसको भी ऐसा ही कुछ बनाना है, तो मैंने इसको लिख दिया अब वेक्टर की फॉर्म में, F21 कितना, F21। ये नीचे नहीं आ रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, F21 इज इक्वल टू, अब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए ये जो इसका मैग्नीट्यूड है इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये F21 हो गया एक तरीके से, ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स की डायरेक्शन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो किसकी है, R21 की है, किसकी है, R21 की है। फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो R21 की है। तो कैसे, ये क्या मैं इसका यूज ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि मैं ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मुझे क्या लगाना है, डायरेक्शन किसकी, इस ए की, और ए यहाँ पर कौन एक तरीके से यही है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, F21 कैप, ठीक है। ए का ही करना है ना, मुझे कैप लगानी है। बट आप बोलोगे सर F21 कैप, सर इसी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसी की डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, R21 कैप, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है,
दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इससे आसान काम करना है, मुझे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देना है, R21 कैप। भाई ये फोर्स जो है F21, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में R21 भी है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन वही देगा जो इस F21 का वेक्टर यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है, जो इसका यूनिट वेक्टर देगा वही डायरेक्शन R21 का कैप भी दे रहा होगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, R21। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने क्या कर दिया, अब इस पर मैंने फोर्स देखा, ठीक है, या इससे पहले एक और काम कर लो अभी आप, यदि मुझे, अरे स्क्वायर लगा ना, यहाँ पर स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, यदि मुझे यहाँ पर भी वेक्टर चाहिए, R21 की फॉर्म में वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए कैप, सॉरी ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करूंगा मैं। तो मैंने लिख दिया ऊपर R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। क्या ये करना सही है, हाँ सही है, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये काम आसान हो गया आपका, के Q1 Q2 अपॉन R21 3, और ये हो गया आपका R21 वेक्टर। ये आपका जो फोर्स आया ये भी आपका वेक्टर की फॉर्म में, आपका ये फॉर्मूला भी सही है एकदम, ठीक है। आप एग्ज़ाम में, एकेडमिक में आपके मतलब बोर्ड्स एग्ज़ाम में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला सही है। अच्छा, यदि एक बात कहूँ मैं आपसे कि इस पर फोर्स निकालो, तो इस पर 1 की वजह से, सॉरी 1 पर निकालो 2 की वजह से, तो 1 पर निकाला आपने 2 की वजह से, तो F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F12, 1 पर 2 की वजह से, तो F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी एक बार, इसका फॉर्मूला F12 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब इसी फॉर्म को लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कर दिया वही R21 कैप, लेकिन ध्यान से देखो ये जो R21 है इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, और F12 इसके अपोजिट है, और अपोजिट है तो वेक्टर्स में क्या करना पड़ता है, नेगेटिव। ये जो F12 है इसकी डायरेक्शन इसके क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, माइनस। यहाँ पर F21 और R21 की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई माइनस यूज नहीं किया, बट यहाँ पर F12 और R21 की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव बिफोर दिस टर्म, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा F12, ठीक है। तो ये जो आपका F12 है ये फोर्स आया है 1 पर 2 की वजह से। F21 और F12 दोनों अपोजिट्स हैं, दोनों क्या है, अपोजिट्स हैं, तो F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द F12, इजंट इट, ठीक है। ये चीज आते ही आप थोड़ा सा 11th के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चल जाओ, और वहां पर जो थर्ड न्यूटन्स का जो लॉ था, थर्ड जो लॉ था न्यूटन का, वो भी यही था, इजंट इट, कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन का रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये वही चीज दिख रही है क्या मेरे को, ये F12 इस पर इधर लग रहा है और F12 इस पर इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पर लग रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट मासेस पर लग रहे हैं, या पार्टिकल्स कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो अलग अलग पार्टिकल पे लग रहे हैं, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि F21 और F12 की वैल्यू सेम है, और कितनी होती है वो के Q1 Q2, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, F12 और F21 का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, हाँ सर सेम होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होती है, हाँ दोनों सेम है, इक्वल है और अपोजिट भी है, इक्वल एंड अपोजिट भी है, तो इक्वल एंड अपोजिट भी है, इसीलिए ये किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है ये, और थर्ड लॉ का जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ उसका जो एप्लीकेशन है या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें अपन, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब जब दो चार्जेस रखे हुए हों तो हम उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज़ कर सकते हैं यदि हमें उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, कि दो चार्जेस थे उनको छोड़ दिया गया तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे तो वो जाएंगे, दोनों सेम टाइप ऑफ चार्जेस तो रेपल करके जा रहे हैं, ठीक है, मूव हो रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्योंकि ये थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, और जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So that's why you can also apply the equation of the conservation of momentum when the two charges are placed at a certain distance। ठीक है, तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी आ गई है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरी बात ये मैंने भी कही आपको, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने 11th में पढ़ा है। कंजर्वेटिव फोर्स के जैसे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव आपको पता है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो अब उसी की बात नहीं करने वाले, हमें इतना पता रहना चाहिए कि इसकी जो कूलम्ब्स लॉ है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी। तो मैं एक पहली बात तो ये करूँ तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। चलो इसको एक बार स्क्रीन पोज करके उतार लो और फिर अपन लिख देते हैं। देखो ये वेक्टर जो हमने किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इन्हीं दो फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज हुआ है, सॉरी वेक्टर एडिशन का जो है ट्रायंगल लॉ उसका भी यूज हुआ है, और इन दोनों ये जो सॉरी एक ही फॉर्मूला उसी किस फॉर्म में लिखा है इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है आपको। और अब बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? ठीक है, फॉलो करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं हम। क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरी चीज ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, शायद हमारे नंबरकल्स में बहुत काम आने वाली चीज़ें है। यहाँ तक उतारिए फिर अपन देखते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको जो F12 निकालना है इन द फॉर्म ऑफ R12। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ R12 ये आपको ये आपका होमवर्क है। बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वापस से, और वही फॉर्मूले निकालना है जो 2-3 फॉर्मूले हमने F21 के लिए निकाले थे R21 की फॉर्म में। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क।